हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चों एजुटेक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है और यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है ना। काफी कुछ चीजें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की यहाँ पर सीख रहे हैं और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा पार्ट आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि रूम के अंदर फैन की पोजीशन क्या होती है, ये हमने वहां पर सीखा था। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पोजीशन की जो बात होती है वो ये होती है कि हर चीज की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट से गिनी जाती है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से उसको हम लोग मेजरमेंट किया जाता है। उसकी पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ली जाती है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ऐसे तीन एक्सिस है और यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 3, 5, 2। क्या कोऑर्डिनेट है इसके? 3, 5, 2। यानी इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है और z कोऑर्डिनेट 2 है। हमने सीखा है ना, हमने जब 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट सिस्टम से सीखा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। तो दोनों स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा? यही सीखा कि कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, हमने वहां पर 2 डायमेंशनल सीखे थे। वहां पे x एक्सिस और y एक्सिस बस 2 ही थे। यहाँ 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है ना। ये y एक्सिस पे एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पाथ को परपेंडिकुलर होती है ना, इसको परपेंडिकुलर होती है ऐसे। तो इसकी ओरिजिन से लेकर हम लोग पोजीशन हमेशा, मतलब पोजीशन वेक्टर ये वाला होता है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP वेक्टर, या आप इसको स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हैं। आप कैपिटल O कैपिटल P से डिनोट करो या फिर आप इसको स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर होता है। ये उसकी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमेशा किसी भी पॉइंट की, किसी भी चीज की पोजीशन दिखाई जाती है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो तो ये पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं? ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 यूनिट्स इन पॉजिटिव y डायरेक्शन प्लस 5 यूनिट्स इन पॉजिटिव j डायरेक्शन प्लस 2 यूनिट्स इन k डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था ये जो कैप्स होते हैं ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। सर तो इसका यहाँ से यहाँ तक का कितना मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आज का हमारा लेक्चर में पहला हेडिंग हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होता है? हमने सीखा था कि मैग्नीट्यूड मतलब वो एक नंबर होता है ना, एक नंबर होता है विद अ यूनिट जो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू बताता है ना। तो अगर हम लोग इस P पॉइंट को अगर हमारा रूम है और फैन कंसीडर करते हैं, मान लो कि ये रूम है ना, मान लो कि ये रूम है। इस रूम में मान लो हमने फैन लगाया हुआ है ना, हॉल है ये, हॉल के अंदर यहाँ कहीं तो भी इस सीलिंग से सीलिंग फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा देते हैं हम यहाँ पर। इस सीलिंग फैन का पोजीशन ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट से होता है, क्योंकि देखो ये है आपकी x एक्सिस मान लो, ये है आपकी ये है y एक्सिस और ये है आपकी z एक्सिस, ये z एक्सिस है ना। तो z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे 3 एक्सिस हैं, इनके रिस्पेक्ट से स्पैन की पोजीशन रूम के अंदर देखी जाती है ना। तो यहाँ पर इसके अगर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 3, 5, 2 है तो इसका मतलब क्या है कि एक x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, एक y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, एक z एक्सिस से डिस्टेंस होगा, एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से 3 डिस्टेंसेस होंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इस फैन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस फैन की पोजीशन क्या होगी, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो अगर हमको यहाँ पर देखना है तो वो हमको फाइंड आउट करने
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको कि क्यों हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो हमें पता चलनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पर फैन की पोजीशन मीटर में मेजर किया जाएगा डिस्टेंस, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर मीटर में मेजर कर रहे हैं तो उसके ऊपर टोटल कितनी यहाँ पर ये जो उसकी जो पोजीशन है वो कितना मीटर है, ओरिजिन से कितने मीटर है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ पी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। देखो ऐसे आप दो ऐसे लाइंस बनाओगे इसके पास, तो इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, पी का मैग्नीट्यूड, है ना। कैसे फाइंड आउट होता है? अंडर रूट ऑफ इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ j कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ k कैप। इन सब के कोएफिशिएंट्स का जो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो चीज हमें यहाँ पर कहीं तो भी कंसीडर करनी है। कितना आंसर आएगा? 9 प्लस 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 रूट ऑफ 38 मीटर बोलते हैं। अगर हम फैन की पोजीशन बोलते तो मीटर रहेगा, फोर्स रहेगा तो न्यूटन में। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये यूनिट तो डिपेंड करता है कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी उसके ऊपर। लेकिन क्या सबको ये वाली बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किस तरह से फाइंड किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी हम बना सकते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर हमको जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं। तो सर हमें दो बातें यहाँ पर नई समझ में आ गई आज के लेक्चर से, वो ये कि पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट्स से पोजीशन वेक्टर को कैसे बनाया जाता है और उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात समझ लो, तीसरी बात समझ लो, हाउ टू फाइंड unit vector of a vector, unit vector, how to find out unit vector? unit vector कैसे फाइंड आउट किया जाता है? let a cap be the unit vector, a cap be the unit vector, a cap be the unit vector of vector a। मान लो a वेक्टर का a cap ये यूनिट वेक्टर है ना। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट। क्या होगा? गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, है ना। गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, सो गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज नथिंग बट a कैप। इसको बोलते हैं हम उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है, पोजीशन वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है, ये तीनों बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो तो चलो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूँ मैं, बड़ा अच्छा आप सबके लिए बहुत अच्छे से हम लोग एग्जांपल बनाएंगे। देखो बहुत इजी होता है ये सब बातें समझना, बट जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो हमको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करते आने चाहिए। अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करना आ गया तो हमेशा की तरह मैं आज भी कहूंगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते अगर आ गया तो फिजिक्स आ गया, है ना। तो चलो ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेक्टर ड्रॉन, find the vector drawn from point। देखो दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को हम लोग दो पॉइंट को ज्वाइन करके बना सकते हैं, है ना, और उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, देखो पोजीशन वेक्टर नहीं दिए होते, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर बनाना होता है, उसके बाद आप आगे का सम सॉल्व करोगे। तो मान लो पहला है -4, 10, 7। पहला ये पॉइंट है, फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट -4, 10,
7 ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं 3, -2, 1। ठीक है, मान लो कि ये दो पॉइंट ले लिए मैंने। फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। एंड बोलने से अच्छा है टू बोल देता है। फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। also find its magnitude। ओके, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो, ऐसा हमें यहाँ पर बोला होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझ लो। फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो हम लोग बोलते हैं लेट एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 10, 7 और दूसरा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, 1 है ना। लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A and B respectively। मान लो कि A बार और B बार ये दो पोजीशन वेक्टर्स हैं इन दोनों की, A और B की। तो A बार क्या होना चाहिए, चलो जल्दी से, मैंने अभी आपको सिखाया कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से बनाया जाता है। पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा, -4i कैप है ना, फिर ये J वाला कंपोनेंट होता है 10J और फिर उसके बाद होता है 7K। ठीक है, बी बार क्या बनेगा, बी बार बन जाएगा 3i कैप -2j कैप k कैप। गुड, वेरी नाइस। तो ए बार और बी बार ये दो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास मिले, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। मतलब एक वेक्टर हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ये हमको फाइंड करना है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको, ए बी वेक्टर। तो आप याद रखना, कभी भी ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी बार माइनस ए बार। पोजीशन वेक्टर जैसे भी सीक्वेंस होगा, मान लो कभी अगर आपको ऐसा आ जाए पी क्यू बार, तो आप लिखोगे क्यू बार माइनस ई बार। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे आ गया, चलो इसको भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि कोई भी चीज को सिर्फ लर्न नहीं करना है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हमने ये याद रखा कि ए से बी जब वेक्टर ड्रॉ होता है तो ए बी मतलब बी बार माइनस बी बार। कैसे आया पता नहीं, बताते हैं। अब यहाँ पर बी बार की वैल्यू लिख देते हैं। बी बार की वैल्यू कितनी है, 3i कैप -2j कैप k कैप है ना। फिर उसके बाद माइनस इन द ब्रैकेट ये वाला कितना है, -4i कैप 10j कैप 7k कैप। गुड, अब ये माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा 3i कैप -2j कैप k कैप। तो जैसे का वैसा है, माइनस माइनस विल बिकम +4i कैप -10j कैप एंड -7k कैप। गुड, अब क्या होगा, i कैप के साथ i कैप, लाइक टर्म विल ऐड और सब्ट्रैक्ट ना। तो 3i + 4i कितना हो गया, 7i कैप। फिर -2 -10 इट इज -12j कैप k -7 इट इज -6k कैप। तो ये बन गया हमारा वेक्टर ए बी बार। समझ में आया सबको? ए बार से लेके बी बार पे ड्रॉ होने वाला वेक्टर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। दूसरा सवाल ये भी बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो चलो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं उसका। सवाल बड़ा अच्छा है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कैसे लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड को, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज ऐसे, है ना। ऐसे दो लाइन बना देते हैं हम, तो मैग्नीट्यूड बन जाता है। अंडर रूट में क्या करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स जो कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना।
बोला था ना हमको, also find its magnitude, ठीक। तो चलो कितना आएगा, 7 7 हो गया 49 प्लस, देखो नेगेटिव भी होगा ना तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं ये वाली बात। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 6 6 कितना हो गया 36। गुड, चलो तो एडिशन अगर करते हैं कितना होगा 6 + 4 इट इज 10 10 + 9 इज 19, तो 19 का 9 1 कैरी हो गया। फिर उसके बाद में 1 + 3 इज 4 + 4 8 + 4 इट इज 12 का 2 1 अगेन कैरी 1 + this 1 is 2, so 229 अंडर रूट में जब आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 229 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ, समझ में आ गया आपको, इतनी यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है सबको? ओके, तो ये सम तो सर हमको समझ में आ गया, सॉल्व कैसे करना है वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कहीं तो भी सवाल ये बन गया कि ये कैसे लिखा था, ये वाली पार्ट हमको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दीजिए, ये पार्ट कैसे आ गया। देखो सोचो, एक बात जो मैं यहाँ पर आज लेक्चर शुरू होते वक्त ही आपको बताई, ओरिजिन से हम कभी भी किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा था, वो जो ओरिजिन से वाला पता नहीं क्या बोल रहे थे सर, अब उसका एक्सप्लेनेशन चालू हो जाता है। ये देखो, ये है 3, है ना, इसी को 3D बोलते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यही वाला होता है i कैप, along this it is j कैप and it is k कैप। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये ओरिजिन है और 2 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। मान लो ये a पॉइंट है, मान लो कि ये a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 10 7, ठीक है, और मान लो इधर दूसरा b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, 1, ठीक है। क्लियर है सबको? ये 2 पॉइंट यहाँ पर 3D में हमने बता दिए। हमको a से लेके b तक के वेक्टर की बात करनी है। देखो जब आपको ऐसा होता है ना, यहाँ से यहाँ बात अलग होती है और यहाँ से यहाँ अलग होती है ना। वेक्टर में डायरेक्शन, वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है ना, डायरेक्शन दे रहा है ना वो। ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब a से b पे जा रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है। a का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से लेके वेक्टर, OA मतलब स्मॉल a बार होता है, मतलब ये एक्चुअल में OA बार होता है, OA है ना, OA बार है ये जो होता है, ये OA बार है एक्चुअल। ओके, और ये कौन सा है, ये OB बार है ना, ये A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर B बार। पोजीशन वेक्टर ये B बार जो है वो आपका एक्चुअल में OB वेक्टर होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया? तो क्या हमने इससे पहले आपको वेक्टर का ट्रायंगल लॉ सिखाया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, आप ऐसे जाके ऐसे जाओ या डायरेक्ट जाओ, एक ही बात है, सही बात है कि नहीं? मतलब फ्रॉम फिगर और बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यहां अप्लाई किया जाए तो ऐसा हो जाएगा OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। सही बात है? यहां से ऐसे जाओ या डायरेक्ट चले जाओ, एक ही बात है, यही ना हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो प्लस OA है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, अकेला कौन बचेगा, AB वेक्टर, AB बार इज इक्वल टू OB बार माइनस OA बार। अब मुझे एक बात बताओ, AB बार तो है ही, ये लिख दिया है ना। अब यहाँ पर क्या है, B बार है, OB कौन है, OB है B बार माइनस OA कौन है, OA है A बार। तो क्या सबको ये वाली बात जो यहाँ लिखी गई थी वो समझ में आ गई? समझ में आ गया सबको कि ये चीज डायरेक्टली ये भी। तो आप हमेशा 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 हम ऐसे ही करेंगे, कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर कर लेंगे। सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, यहां से ऐसे जा रहे हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यहां से इधर जा रहे हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट।
सेकंड कौन सा होता है? जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, जहां से गए वो फर्स्ट वेक्टर, जहां तक गए वो सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर करते तो पोजीशन वेक्टर ऑफ उस पर्टिकुलर लाइन का मिल जाता है। समझ में आ गया सबको? सबको क्लियर हो गया है? यहाँ पर कुछ चीजें जो हमारे लिए थोड़ी सी नई है ना, ये वर्ड्स हमारे लिए 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद में थोड़े से नए होते हैं, तो बेसिक्स है। और अब फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा शुरू हो गया है, डेफिनेशन वाली साइंस नहीं है अब जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक सीखते थे। आपको अच्छा है, एप्लीकेशन है, हर चीज को अप्लाई करो, रियलिटी के साथ में जोड़ो, ये क्या है एक्चुअल, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको सिखाया गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है और उसके बेसिस पे का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, है ना? चलो एक और क्वेश्चन रखते हैं, सब चीजों को निकाल देते हैं यहाँ से। एक और क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देते हुए आपके सामने यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? चलो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अंडर द कंडीशन कंसेप्चुअली सब बातें समझ में आती रहनी चाहिए, बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने। कंसेप्चुअली ये सब चीजें अगर हमको समझते आती रही तो फिर बड़ा मजा आता है, ठीक है? चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, in a Cartesian coordinate system, in a Cartesian, अब हमारे लिए एक नया वर्ड आ गया, कार्टेशियन। ओके सर, आपने ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ, इनमें क्वेश्चन तो मैं खुद ही यहाँ पर अपने मन से बना लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये वर्ड आपको जानबूझ के मैं ये एनरोल करता हूँ ऐसे वर्ड्स, ताकि आपको किसी पब्लिकेशन में से, किसी दूसरे नोट्स में से, कहीं से भी अगर आप पढ़ाई करना चाहो, रेफरेंस बुक्स जब आप प्रिपेयर करोगे, तो उसमें से जब आप प्रिपरेशन करोगे तब आप लोगों को परेशानी ना हो इन वर्ड्स को समझने के लिए। इसलिए ऐसे वर्ड्स में यहाँ वीडियो लेक्चर्स में यूज कर लेता हूँ, सो दैट आप लोग बाद में इन चीजों को पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाओ, या आपके मन में ऐसा ना आ जाए कि कार्टेशियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 points P and Q are having coordinates, P और Q के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, are having coordinates as, मान लो हम लोग P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2,4,4, चलेगा? 2,4,4 हमने ले लिया P के कोऑर्डिनेट, और Q के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2, -3,7। In a Cartesian coordinate system, 2 points P and Q are having coordinates as this and this respectively, है ना? respectively वर्ड बताता है कि ये P के कोऑर्डिनेट है और ये Q के कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन क्या देना चाहिए? क्वेश्चन देंगे आपको find PQ vector and its magnitude। मान लो कि आपको PQ वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और बोला है कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, ठीक है? चलो बड़ा आसान है, सॉल्व करें, आप लोग कर सकते होगे। अभी एक सम यहाँ पे सॉल्व करके दिया था आपको, है ना? ये देखो, एक बार फिर से मीनिंग समझा देते हैं आपको। ये यहाँ पर ओरिजिन है, और यहाँ पर कहीं तो भी P पॉइंट है, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा, स्मॉल p, है ना? ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4,4, और वहां से एक Q पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं PQ, है ना? P से Q जा रहे हैं, Q के कोऑर्डिनेट है -2, -3,7। इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। हमको फाइंड करना है PQ पर, तो हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोल रहा है, यहाँ से ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाके ऐसे आ जाओ। एक ही बात है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि PQ is nothing but equal to Q bar minus E bar। Q bar कितना है?
क्यू बार, चलो ऐसे लिख देते हैं, लेट, है ना, लेट p bar and q bar be the position vectors, है ना, ये पोजीशन वेक्टर्स है ना। तो चलो p बार कितना है, p बार यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से q बार दिखाई, पहले q बार लिखेंगे, -2i कैप -3j कैप +7k कैप, है ना, माइनस इन द ब्रैकेट इसका बना लो, क्या बनेगा 2i कैप +4j कैप +4k कैप। ओके, अब माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा -2i कैप -3j कैप +7k कैप -2i -4j -4k। ठीक, तो -2i कितना हो गया -4i कैप, है ना, -3 -4 कितना हो गया -7j कैप, और 7 -4 कितना होगा 3k कैप। समझ में आया सबको? ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा PQ वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमको कि उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज मॉड ऑफ PQ, है ना। और कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा -4 का, माइनस होगा तो भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, -7 का भी स्क्वायर माइनस भी है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 49 लिख देता हूँ यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर खुशी खुशी 9 लिख दिया। चलो ठीक है, एडिशन करते कितना होगा 9 + 9 18, 18 + 6 is 25, है, 18 + 6 is 24, 4 2 कैरी हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 74 अंडर रूट में दिस मच यूनिट्स, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ये एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होता है, उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, और पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ये सब बातें हमने यहाँ पर सीखी। ठीक है, होपफुली आज का भी लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। मैं रवि भाटी सर आपका बचाओ एजुटेक से यहाँ पर आपको थैंक यू सो मच करता हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो। ये बात आप हमेशा याद रखो कि आपके जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी के सारे क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चन जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी पूछता है उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हम जो सीख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, ये बहुत बेसिक्स है, तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे बहुत सिंपल है, देखो आगे बहुत मेहनत करनी है। अगर जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी जैसे एग्जाम में हमको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, लेकिन डरिएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में फिजिक्स का नॉलेज ऐसे ही देता रहूँगा, और बहुत मजा आएगा जब हम लोग क्लास सेशंस में ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं रवि भाटी सर बचाओ एजुटेक की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू सो मच।